नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हेल्पर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और फर्स्ट क्लास जी रहे होंगे। तैयारी आपकी मस्त चल रही होगी। हाँ, थोड़े देश में हालात अभी युद्ध के चल रहे हैं उन परंतु दुश्मन को ये दिखाने के लिए कि हमारे देश में कोई रुकावट नहीं हो रही, हमारे कामों में सरकार सारे कार्य कर रही है। आप संभल के रहें, सतर्क रहें। आपके आसपास कोई भी प्रतिक्रिया कैसी भी हो, सावधान रहें और सरकार का सहयोग करें। सरकार ने जो भी गाइडलाइंस दी हुई हैं उनका सहयोग करें और हमारी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएं। सबसे पहले आज हम दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 करने वाले हैं। इसका रिवीजन करेंगे। आज क्लास 2 है। ये बहुत छोटा एक्ट है। इसमें सिर्फ 10 धाराएं हैं। जैसा कि मैंने इसकी पहली वीडियो में आपको बता दिया, वो भी एक छोटी सी वीडियो है। छोटी सी वीडियो बनाएंगे इसकी और इसी में आपको बताएंगे कि इसमें कैसे क्या है। इससे पहले हमने धारा 3 तक पढ़ लिया है। इसका लागू प्रभाव और अधिनियमित कब हुआ, कितनी धारा है, कितनी अध्याय, क्या कैसे, सब कुछ हमने पहली वीडियो में जान लिया। आप जानना चाहते हैं इससे पहली वीडियो देख के फिर इसमें आइए, उससे आगे का इसमें है। ठीक है, बहुत छोटी वीडियो में पूरा रिवीजन कराते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास। और आप पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। सभी टॉपिक के पीवाईक्यू आपको मिलने वाले हैं। तो आप कुछ टॉपिकों के करा दिए हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी के जैसे जैसे टॉपिक का रिवीजन होता जा रहा है उनके भी पीवाईक्यू आगे के लिए आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, और भी आपकी कोई डिमांड हो आप कमेंट करके बताएं, कोई सुधार करना हो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, आपका बात मानी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में क्या है कि आज की क्लास 2 है। तो धारा 3 तक हम पहले पढ़ते थे, तो आज धारा 4 से पढ़ेंगे। सेक्शन 4। सेक्शन 4। सेक्शन 4 अभी कुछ दिन में पीपीटी की वो आ रही है, पीपीटी बना के फिर हम क्लास का रिवीजन पीपीटी से किया करेंगे। अभी कुछ समय के लिए हम इसी तरीके से जल्दी जल्दी पर ये पीपीटी से क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसे हम 10 से 12 मिनट में खत्म करते हैं पूरा। कितनी भी बड़ी क्लास हो, 1 घंटे में जैसे टीचर कराएंगे तो उसको हम 10 से 12 मिनट में फास्ट रिवीजन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा उसका करा के आपको फ्री करते हैं। क्योंकि जो पीवाईक्यू देख के आते हैं हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे तो आप देख लेना कि हमारे जो हमने जो रिवीजन कराया उसी से पीवाईक्यू मिलेंगे, उसी से आगे पूछा जाएगा। तो सेक्शन 4 पढ़ते हैं। सेक्शन 4 में दहेज मांगने के लिए दंड दिया गया है। जैसे कि सेक्शन 3 पढ़ा था, सेक्शन 3 में हमने जाना था कि दहेज लेन देन के लिए दंड था। यहाँ पे क्या है, मांगा जाएगा, मांगने के लिए दंड है। अगर मांग की गई है दहेज की तो वहां पे दंड है। यदि कोई व्यक्ति वर या वधू के माता पिता, संरक्षण, नातेदार कोई भी हो, रिश्तेदार दहेज की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मांग करते हैं तो उसके लिए दंड दिया गया है। सेक्शन 4 में मांग पे दंड है, याद रखना। जिसमें सजा दी गई है कम से कम 6 महीने की सजा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। यानी कि 6 महीने से 2 साल तक की सजा बताई है दहेज मांगने पर। जुर्माना आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा दहेज मांगने पर। ठीक है, इसमें बस अब इतना जानिए कि धारा सेक्शन 4 धारा 4 सेक्शन 4 कहता है दहेज मांगने पर दंड है। कोई भी वर के या वधू के माता पिता दहेज मांगते हैं, कोई भी रिश्तेदार डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, तो उसमें 6 महीने की कम से कम सजा, 2 साल की जाती है। यानी 6 महीने से 2 साल के बीच की सजा हो सकती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4A। सेक्शन 4A क्या कहता है? सेक्शन 4A और इसका इंपॉर्टेंट है सेक्शन 4A। सेक्शन 4A कहता है विज्ञापन। यदि हम शादी के लिए, जैसे आपने ऐड देखे होंगे, आप समझेंगे अच्छी तरीके से कि इसमें ऐड बोला गया सेक्शन 4 में। कोई भी व्यक्ति अपनी शादी के लिए, अपनी बेटी या बेटे के शादी के लिए, रिश्तेदार नातेदार किसी भी शादी के लिए कोई भी तरह का ऐड करता है कि हमसे मेरी बेटी से कोई शादी करेगा तो मैं इतना दहेज दूंगा, मेरी बेटी से कोई शादी करेगा तो मैं अपना बिजनेस दूंगा, सारी चीजें दूंगा। यदि इस प्रकार का कोई ऐड करता है वो भी अवैध है। अब वो दहेज को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का ऐड नहीं कर सकते। इस तरह का ऐड करने पे आपके साथ 6 महीने से लेके इसमें 5 साल तक की सजा बताई है और जुर्माना बताया 15,000। यानी इसमें भी 6 महीने से लेके कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 5 साल की सजा हो सकती है यदि आप शादी के लिए दहेज का ऐड करते हैं तो। आपने जैसे देखा होगा, और जुर्माना इसमें 15,000 रुपये लगाया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 4 ही जाना हमने। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 बोलता है दहेज लेने या देने का करार शून्य हो जाएगा। यदि आपने सेक्शन 5 में हमने जाना कि कोई आप दहेज लेने या देने का करार करते हैं। आप कहीं शादी में, जैसे आपके 2 पक्षों में शादी हुई, उनमें आपने जाना कि कोई दहेज ले रहा है या देने का, उनमें बात हो गई कि हम इतना दहेज देंगे, वो हम इतना, और उन्होंने एग्रीमेंट भी करा लिया है, तो वो एग्रीमेंट अमान्य रहेगा, शून्य माना जाएगा। उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये सेक्शन 5 बोलता है। सेक्शन 6।
सेक्शन 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना है। यानी सेक्शन 6 बोलता है कि दहेज जो है वो जो जो वधु है उसके लिए है। यदि वह उपयोग नहीं कर पाती तो उसके बच्चे उसे उपयोग करेंगे। यदि उसके बच्चे नहीं है तो वो दहेज वापस उसकी माता पिता को वापस कर दिया जाएगा। उस दहेज को ससुराल वाले नहीं रख सकते। उस दहेज में ये बोला है कि यदि कोई दहेज मिलता है, यदि दहेज वो पत्नी उसकी उपयोग करती है तो करे। यदि पत्नी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, वहां से चली जाती है, तो उसका उपयोग वहां पे बच्चे हैं तो वो बच्चे करेंगे, उसके हक उसकी बच्चों का होगा। यदि बच्चे भी नहीं है, बच्चे नहीं हुए, तो फिर वो दहेज वापस कर दिया जाएगा उनके माता पिता को। अब एक ये भी होता है, आपने इसी में बोला है सेक्शन 6 में कि शादी होती है, शादी के समय आपने देखा होगा कि कई सारे बिचौलिए होते हैं, कोई और अन्य पक्ष होता है जो दहेज को ले जाता है वहां से वधु के घर से। ये घर है वधु का, यहाँ से जैसे वर के घर पे ले जा रहा है, तो इसमें यदि ये टाइम दिया गया है कि यदि जो ले जाने वाला है वो उसको सही सलामत उसके घर पहुंचे, उसी की जिम्मेदारी है, या तो नहीं ले जाए। यदि नहीं, जैसे कि उन्होंने नहीं लिया, अपने घर पे रख लिया उसने, तो 3 महीने के अंदर उसे देना पड़ेगा वापस। 3 महीने से ज्यादा का नहीं रख सकता किसी का भी दहेज। यदि वधु अवयस्क है यानी बिलो 18 है तो वापस करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर, यदि रख लिया आपने किसी कारणवश किसी में इसकी सहायता करने के लिए उद्देश्य से भी। यदि ऐसा नहीं करते तो जितना दहेज है उस संपत्ति के बराबर फाइन लगाया जाएगा आप पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धारा 7। धारा 7 क्या कहता है? अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है, ये बताया हुआ है सेक्शन 7। सेक्शन 7 में बताया है कि अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है। तो दहेज के जैसे कोई अपराध आया तो उसकी जांच कौन करेगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? तो जैसे महानगर होते हैं, महानगर, महानगर यानी मेट्रो सिटी, जैसे कि आजकल मेट्रो सिटी मेट्रो बनी हुई है, तो जो मेट्रो सिटी है उनमें महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे। कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, यदि जे अन्य स्थान है उनमें JMFC बोलते हैं उन्हें, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सिटी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे जिनका निरीक्षण। सुनवाई कब करेगा, कौन करेगा, कैसे, इसी में बताया है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में बोला है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, यदि पुलिस की रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर करेगा। यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट को जानकारी मिलती है तो वो अपनी जानकारी के आधार पर करेगा। यदि व्यथित व्यक्ति अपनी वो लेके आता है तो उसके आधार पर करेगा। यदि कोई विक्टिम होता है माता पिता, उनके आधार पर करेगा। नातेदार आते, रिश्तेदार आते हैं, वो करेंगे। यदि कोई कल्याणकारी संस्था, NGO, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यदि आती है शिकायत लेके तो उसके आधार पर कार्रवाई करेगा, वो करनी पड़ेगी। किसी भी तरह की कोई भी सूचना कोई लेके आता है, किसी भी तरह की कोई अपील आती है, उसके आधार पर उसे वो टाल नहीं सकता, उसे जाके कार्रवाई करनी पड़ेगी। और महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट और अन्य स्थानों पर JMFC। कल्याणकारी संस्था जैसे हम जानते हैं केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संस्थान जो होते हैं वो सब कल्याणकारी संस्था होती हैं। अब धारा 8 बोलती है कि इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराध की प्रकृति बताई गई है धारा 8 में। जैसे सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में बताया गया कि एक्ट कैसा है, यानी ये एक्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध है। ये संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के उठा ले जाती है, उसे वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस बिना आएगी और आपको बिना वारंट के ले जाएगी। ये अपराध गैर जमानती है, यानी इसमें आप अगर पकड़े गए तो इसमें आपकी जमानत नहीं होगी। ठीक है, गैर जमानती है। और ये अपराध असमनीय है, यानी इसमें कोई समझौता भी नहीं होगा, जैसे राजीनामा बोलते हैं गांव में, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी भाषा है असमनीय। ये अपराध असमनीय है। इसमें सेक्शन 8 धारा 8 बोलती है कि ये अपराध संज्ञेय, गैर जमानती, असमनीय है। और इसके तहत ना तो आपको पुलिस की वारंट की जरूरत, जानकारी मिलती पुलिस आपको उठाएगी, और ना ही कोई आपकी जमानत करा सकता वकील, और ना ही आपको इसमें समझौता कर सकते यदि इस एक्ट धारा में आप फंसे जाते हैं तो। सेक्शन 8 का ए जानेंगे हम। सेक्शन 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8A जानेंगे। 8A जानते हैं। 8A बोलता है धारा 3 और 4 में जो हमने पढ़ा है, तो दहेज धारा 3 में बताया था दहेज लेन देन, है ना। धारा 3 में बताया जाता है दहेज लेन देन, और धारा 4 में बताया दहेज की मांग। इनके साथ यदि कोई व्यक्ति फंसता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो खुद को निर्दोष साबित करे। इसमें बताया गया निर्दोष साबित। यदि कोई व्यक्ति इनके तहत कोई फंसता है, धारा 3 और 4 में से कोई व्यक्ति फंस गया, उस पर धारा 3 और 4 के तहत कोई मुकदमा चला दिया, तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। ये धारा 8 का ए बोलता है, 8A। ठीक है, सेक्शन 8A।
सेक्शन 8 बी बोलता है दहेज प्रतिशत अधिकारी की डीपीओ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। सेक्शन 8 बी 8 का बी बोलता है डीपीओ के बारे में, दहेज प्रतिशत अधिकारी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। दहेज प्रतिशत अधिकारी ये बताया है कि डीपीओ की नियुक्ति कौन करेगा, यानी जिस राज्य डीपीओ की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। जिस राज्य में ये एक्ट है उस राज्य की राज्य सरकार करेगी। केंद्र का एक्ट है परंतु हर राज्य में लागू, तो हर राज्य अपने डीपीओ की नियुक्ति करेगा। डीपीओ को अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और डीपीओ कितने अपॉइंट किए जा सकते हैं ये भी 8B में बताया। तो ये डीपीओ जितनी राज्य सरकार चाहे उतने अपॉइंट कर सकती है। डीपीओ की शक्तियां कार्य बताए गए हैं। तो डीपीओ की क्या है कि इस एक्ट के नियमों का पालन कराना। डीपीओ का कार्य क्या रहेगा, यानी दहेज प्रतिशत अधिकारी का जो कार्य है वो रहेगा, एक तो तुम्हारे इस एक्ट का पालन कराना, अच्छे से पालन हो सब जगह। दहेज लेने या देने या दुष्प्रचार को रोकना, रोक लगाना ऐसे कार्य पे नजर रखना। दहेज की मांग को यथावस्था रोकने का प्रयास करना है तीसरा, ठीक है। और अपराधी को साक्ष्य सबूत को इकट्ठा करना, जो अपराधी उसके खिलाफ साक्ष्य सबूत इकट्ठा करना। जो पुलिस के कार्य होते हैं किसी मुजरिम के खिलाफ वही डीपीओ करेगा, दहेज प्रतिशत में जो पकड़ा गया उसके खिलाफ। राज्य सरकार के द्वारा दिए गए सभी कार्य डीपीओ करेगा। डीपीओ को राज्य सरकार पुलिस ऑफिसर की पावर भी दे सकती है। पुलिस ऑफिसर की पावर मिलेंगी डीपीओ को, तभी तो कोई कार्य कर पाएगा। राज्य सरकार डीपीओ को सलाह देने के लिए एक सलाह बोर्ड बनाएगी, जिसमें एक सलाह बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें 5 लोग होंगे। 5 लोग होंगे जिसमें से 2 महिलाएं होंगी, 2 महिला अनिवार्य, ठीक है। और 5 होंगे समाज कल्याणकारी सदस्य। यानी जैसे डीपीओ बनाएगा, सेक्शन 8B में आपको बताया कि डीपीओ की परिभाषा बताई है। तो डीपीओ कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार करेगी। कितने डीपीओ नियुक्त कर सकती है, जितने चाहे, जितनी जरूरत है उतनी डीपीओ नियुक्त कर सकती है। तो डीपीओ के पास पावर रहेगी पुलिस की। डीपीओ को दहेज के खिलाफ कार्रवाई करनी है, डीपीओ को राज्य सरकार का कार्य करना है, ये उसके कार्य बताए। और डीपीओ बताया कि उसके साथ इसमें कार्य सलाह कौन देगा, तो उसे एक सलाहकार बोर्ड की गठन करेगी राज्य सरकार। तो उसमें 5 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा हैं, उसमें से 2 महिला होना अनिवार्य है, और बाकी 3 समाज कल्याण कार्यकर्ता हो सकते हैं। समाज के लिए जो कार्य करते हैं वो 3 होंगे। अब हम धारा 9 और 10, ये 2 आखिरी धारा बची हैं आज की, और इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का पूरा खत्म। इससे आगे कुछ भी नहीं है, इसमें इतना सा ही है और बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। मैंने आपको रिवीजन कराया। आप हमें कमेंट करके बताएं जरूर कैसा लगा। सेक्शन 9 धारा 9 बोलती है नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। यदि इसमें नियम बनाया जाएगा, कोई रूल आएगा, कोई भी किसी भी तरह का इसमें नियम बनाना है, संशोधन होना है, तो इसमें कौन छेड़खानी कर सकता है, सिर्फ केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ही दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में धारा 9 के तहत नियम बना सकती है इसमें, और बाकी कोई कुछ नहीं। बस कुछ बातों को छोड़कर, कुछ बातों पर राज्य सरकार के पास शक्तियां दी गई हैं। वो कैसी बात है, जैसे कि अभी हम पढ़ के आए हैं, परंतु वो स्पेशल बोला है धारा 10 में। धारा 10 में बोला, यानी सेक्शन 10 में बताया अलग से कि राज्य सरकार के पास कौन सी शक्तियां हैं। राज्य सरकार डीपीओ नियुक्त कर सकता है, राज्य सरकार डीपीओ नियुक्त कर सकती है, और एक सलाहकार बोर्ड की गठन कर सकती है, एडवाइजरी बोर्ड की, ठीक है। और डीपीओ की पावर, डीपीओ को कौन सी पावर देनी है, क्या कार्य देने हैं, वो सब ये राज्य सरकार के पास इतना है। इसमें तहत इसमें संशोधन कर सकती है, जो भी करना है, क्या बढ़ाना, करना, कम करना, सारी शक्तियां। बाकी सारी ये धारा 10 में बोला, बाकी सारी शक्तियां इस एक्ट के तहत सारे कानून बनाना, सारे का पालन कराना, सब कुछ देखना, पूरे भारत में लागू होना, नियम देखना, सब केंद्र सरकार ही करेगी, ठीक है। उम्मीद है आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया हो, आपको लग रहा हो कि कोई कमी है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। परंतु मैंने बहुत छोटी वीडियो जितनी हो सकती थी उससे कम में आपको एक अच्छा रिवीजन कराया है, और आप इसे एक बार दोबारा देख लेंगे तो मुझे लगता है, आपको ध्यान से देख लेंगे तो आपको पूरा धारा माइंड में छप जाएंगी, कौन सी में क्या बोला है। मैंने इस तरीके से बहुत शॉर्ट में बताया, ज्यादा विस्तार से ये फालतू का बोला नहीं है उसमें, ठीक है। ये हमने दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 का पूरा रिवीजन कर लिया। धारा 10 है इसमें, इससे आगे कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी एक्ट है। आप इसके बाद
किसका कौन से एक्ट का रिवीजन कराएं, आप हमें कमेंट करके बताएं, नहीं तो हम अपने यहाँ से ले आएंगे कोई सा भी। तो रिवीजन फर्स्ट क्लास कराया जाएगा। यदि आपको कुछ सुधार करवाना है वो भी हमें आप कमेंट करके बताएं, हम आगे से कुछ सुधार करके लाएंगे। और आपको पीवाईक्यू करने हैं सभी टॉपिक के, तो वो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, कुछ टॉपिक अभी करा दिए हैं और बाकी कुछ टॉपिक के पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं, सारे यूपीएसआई के लेके आ रहे हैं, कुछ कुछ पीसीएस लेवल के भी लेके आएंगे। तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जैसे दहेज प्रतिनिधि अधिनियम 1961 सॉरी 1861 सॉरी 1961 खत्म हुआ है, तो इसके हम पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू एक पार्ट हो चुका है, तो जैसे दूसरा लेंगे, यदि एक में ही हो गए तो एक में ही करा दें। इसी तरीके से आप क्लास से पढ़ के आइए, उसको सारे से एक बार अपना पढ़ने के बाद यहाँ पे आके फर्स्ट क्लास तरीके से रिवीजन कर लीजिए, और आप आके हमारे चैनल पर पीवाईक्यू भी कर लीजिए। और ये छोटी सी वीडियो आप इसे 2 3 4 बार भी देख सकते हैं। अभी देख लिया, 15 दिन बाद फिर देख लिया, ऐसे क्योंकि रिवीजन आपको बार बार करेंगे तो आपके दिमाग में बनी रहेंगी चीजें। एक बार कर लिया तो फिर कुछ टाइम बाद फिर धीमे 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 हटने लगती है, तो आप बार बार देख के इसका रिवीजन करते रहिए। और भी कुछ सुझाव हो आपका हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।